हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक वन डे एग्जाम्स हिंदी में। मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं। वेलकम टू द स्टडी 24.7। दोस्तों, भौतिक विज्ञान की जो अपनी सीरीज चल रही थी उस सीरीज का आज ये 37वां लेक्चर है। इससे पहले हमारे 36 लेक्चर हो चुके हैं और हम यूनिट नंबर 4 को डिस्कस कर रहे थे। हमारी यूनिट नंबर 4 चल रही है, अभी ये यूनिट खत्म नहीं हो पाई है। देखो, हमने इससे पहले की जो क्लास थी उस क्लास में हमने पढ़ा था कि सर पृष्ठ तनाव क्या होता है, कि सर सरफेस टेंशन आखिरकार क्या होता है और वो किस तरह से काम करता है। हमने एक चित्र के माध्यम से बहुत अच्छे से समझा था कि सर पृष्ठ तनाव होता क्या चीज़ है और पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाले जो कारक थे, 3 कारक थे, उन 3 कारकों को बहुत डिटेल में हमने समझा था। हमने विद प्रैक्टिकली एक एक चीज़ को बताया था कि इस तरह से ये काम करता है। तो हमने पिछली क्लास में पृष्ठ तनाव को डिटेल में पढ़ा दिया है और उससे संबंधित जितने भी सवाल थे, जितने भी उस क्वेश्चन बन सकते थे, तो साथ ही साथ हमने उन क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। तो हमें उम्मीद है कि आपने वो पृष्ठ तनाव की वीडियो देखी होगी और उसमें अपनी नॉलेज को एनहेंस किया होगा। आज की क्लास में हम पढ़ाने वाले हैं विस्कोसिटी, मतलब श्यानता। आज की क्लास में हम आपको श्यानता पढ़ाने वाले हैं। श्यानता को इंग्लिश में बोलते हैं विस्कोसिटी। आखिरकार ये विस्कोसिटी क्या होती है? देखो, श्यानता को समझने से पहले हमें 2-3 नोट पॉइंट समझने होंगे, हमें कुछ बातें समझनी होंगी, तब हम श्यानता को समझ पाएंगे। क्योंकि श्यानता अगर मैं डायरेक्ट आपको परिभाषा बता दी तो शायद फिर वही हो जाएगा जो किताब में लिखा हुआ होता है, उसको रटना हो जाएगा। तो श्यानता को बताने से पहले मुझे 2-4 बातें पहले आपको बतानी होंगी, उसके बाद हम श्यानता पर आएंगे। देखो, मैं यहाँ पर एक ये चित्र बनाया है मैंने, यहाँ पर मैं आपको एक नोट पॉइंट बताऊंगा। इस नोट पॉइंट में मैं एक ऐसी बात बताने वाला हूँ आपको जिसका इस्तेमाल तो तुमने बचपन से किया होगा। अगर जैसे तुमने पढ़ना स्टार्ट किया है तो उस चीज़ का इस्तेमाल तुमने बचपन से किया होगा, लेकिन आज तक आपको उसके पीछे का लॉजिक नहीं मालूम होगा। इस्तेमाल सब लोग करते हैं, लेकिन उसके पीछे लॉजिक क्या होता है वो कोई नहीं जानता है। वही लॉजिक मैं आज आपको बताने वाला हूँ। पहले मेरा आपसे सवाल है कि ये एक पात्र है, इस पात्र में कुछ भी ये मैंने भरा है, मैं नहीं बता रहा मैंने क्या भरा है। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें क्या भरा हुआ है, तो आपका जवाब क्या होगा? देखो, आप में से बहुत से ये कहेंगे सर ये पानी भरा हुआ है, आप में से कुछ बोल सकते हैं सर नहीं ये ऑयल भरा हुआ है, कुछ आप में से बोल सकते हैं मतलब कि सर ये द्रव है। तो सबसे बेस्ट आंसर क्या है? जैसे मैं इसमें कहूँगा कि सर इसमें पानी भरा है, किसी ने बोला पानी भरा है, किसी ने बोला सर नहीं सर पेट्रोल भरी है, कोई कहेगा सर नहीं केरोसिन भरी है, और एक व्यक्ति ने कहा कि सर इसमें द्रव भरा है। तो बताइए सही आंसर किसका है? तो हम यही करेंगे सम सर इसमें द्रव भरा हुआ है, यही तो है। तो हम कहेंगे सर इसमें क्या भरा हुआ है? द्रव है। कोई भी द्रव है, लिक्विड है, ये कोई भी द्रव इसमें भरा हुआ है। द्रव को तुमने कभी सोचा कि सर अगर हमें किसी लिक्विड को दिखाना होगा अगर किसी पात्र में, तो सर उसका सिंबल यही रहता है। मतलब किसी लिक्विड को अगर दिखाना है तो सर ऐसे डॉट 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 के रूप में ही दिखाते हैं। लिक्विड को दिखाने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। अगर हमें कहीं पर भी मान लीजिए ये एक क्षेत्र है, यह बताना है कि इसमें पानी है, तो हम पानी को इसी तरह से दिखाते हैं, इसी तरह से हम डॉट डॉट बनाएंगे और इस तरह से दिखाएंगे। तो कभी आपने ये दिमाग लगाने का प्रयास किया कि सर आखिरकार कोई भी द्रव होता है उस द्रव को डॉट 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 से ही क्यों दिखाते हैं? इस्तेमाल सब करते हैं कि कोई लिक्विड है तो इस तरह से दिखा दो, जैसे इसमें कोई द्रव भरा हुआ है तो इसी तरह से दिखा दिया। इस्तेमाल सब करते हैं, लेकिन आपको इसके पीछे का लॉजिक मालूम है? आखिरकार हम किसी द्रव को इस तरह से क्यों दिखाते हैं? तो उसके पीछे का लॉजिक अभी हम बताते हैं। देखो, ये जो द्रव है, यहाँ ये जो डॉट डॉट लाइन है इनको टूटी रेखा बोलते हैं, टूटी हुई रेखा, डॉट डॉट लाइन या फिर टूटी हुई रेखा। तो ये जो डॉट डॉट लाइन है, इससे अगर हम किसी द्रव को दिखा रहे हैं, ये जो सिंबल है ये वैज्ञानिकों ने बनाया है, हमने तो नहीं बनाया। तो वैज्ञानिकों ने क्या सोचकर, उनके माइंड में ऐसा क्या आया जो उन्होंने कहा कि भाई कोई भी द्रव होगा हम उसको इस तरह से दिखाएंगे, डॉट 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 द्वारा ऐसे लाइनें बनाएंगे और ऐसे दिखाएंगे। तो क्योंकि वैज्ञानिक जानते थे कि कोई भी द्रव है, संसार का कोई भी द्रव, हर एक द्रव परतों के रूप में प्रवाहित होता है। बहुत सारी परतें होती हैं, बहुत सारी परतें होती हैं, उन परतों के रूप में प्रवाहित होता है। तो उन परतों को दिखाने के लिए डॉट 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 लाइनों को दर्शाया गया है। मतलब ये जो डॉट डॉट लाइन है ये एक परत को दिखा रही है, ये दूसरी परत को, ये तीसरी परत को, ये अगली परत को। ये जो परतें हैं, ये जो डॉट डॉट लाइनें हैं, ये लिक्विड की परतों को व्यक्त करते हैं। कहते हैं कि सर ये वाली एक परत है, ये दूसरी परत है, ये तीसरी है, ये चौथी, ये अगली है। तो कुल मिलाकर ये है कि कोई भी द्रव है वो इन डॉट डॉट चिन्हों द्वारा व्यक्त किया जाता है। क्यों व्यक्त किया जाता है? क्योंकि कोई भी संसार का द्रव है वो परतों के रूप में प्रवाहित होता है और परतों को दिखाने के लिए इन डॉट डॉट का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमें यहाँ से समझ में आएगा कोई संसार का द्रव है
वह द्रव सर परतों के रूप में प्रवाहित होता है और उसमें बहुत सारी परतें होती हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखोगे तो शायद आपको दिख जाए, बहुत सारी परतें हैं, उन परतों के रूप में प्रवाहित होता है। और अगर हमें उस लिक्विड को दिखाना है तो सभी परतों को व्यक्त करने के लिए सर ये डॉट 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 लाइनें दिखा दी जाती हैं। तो हम यहाँ पर पहले इस बात को, मुझे पूरा विश्वास है कि इस बात को जो मैंने अभी आपको बताई है कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, डॉट 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 को दिखाने के पीछे क्या लॉजिक है, आप में से बहुत से लोगों को आज पहली बार पता चला होगा कि सर इसके पीछे लॉजिक क्या है, इनको डॉट डॉट दिखाने के पीछे क्या लॉजिक है। क्योंकि ये डॉट डॉट क्या व्यक्त करती हैं, ये व्यक्त करती हैं किसी भी द्रव की परतों को। तो हम इस नोट पॉइंट को पहले लिखते हैं कि संसार का प्रत्येक द्रव परतों के रूप में प्रवाहित होता है इन्हीं परतों को डॉट डॉट चिन्ह द्वारा बनाई गई टूटी रेखाओं से व्यक्त किया जाता है। तो हमें समझ में आएगा कि संसार का प्रत्येक द्रव, संसार का कोई भी द्रव है, अगर कोई भी द्रव है तो वह परतों के रूप में प्रवाहित होता है और इन्हीं परतों को डॉट डॉट चिन्ह द्वारा बनाई गई टूटी रेखाओं से व्यक्त किया जाता है। डॉट डॉट चिन्ह के द्वारा हम बनाएंगे जो रेखा, उसको हम बोलते हैं टूटी हुई रेखा। इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ते हैं, जब लोको पायलट का जब एग्जाम देते हैं तो लोको पायलट की तैयारी के दौरान एक सब्जेक्ट होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग। उस इंजीनियरिंग ड्राइंग को पढ़ते हैं तो ये टूटी हुई रेखा के भी कई प्रकार हैं। टूटी हुई रेखा है, ये वाली है डॉट डॉट वाली, इसके भी कई प्रकार होते हैं, वहाँ पर पढ़ाए जाते हैं। तो हम अभी समझेंगे कि इस चिन्ह को, ये जो हमने दिखाया है इस तरह से, इससे क्यों दिखाते हैं, क्योंकि द्रव परतों के रूप में प्रवाहित होता है। पहली बात हम ये समझ गए। अब तुम कहोगे सर ये क्यों बात बताई है, अभी इसका इस्तेमाल होगा श्यानदा की परिभाषा में, अभी इसका इस्तेमाल होगा। तब हम, अगर हम इसको नहीं बताते तो फिर वो ये रटने वाला कॉन्सेप्ट हो जाता। अब हमने बिल्कुल बता दिया आपको कि ये परतों के रूप में प्रवाहित होता है। अब इन परतों के लेकर हम कुछ काम करेंगे आगे। इससे पहले हमें एक नोट पॉइंट और पढ़ना पड़ेगा, एक नोट पॉइंट हमें और समझना होगा। उस नोट पॉइंट को समझने के बाद फिर हम आएंगे सर इसकी परिभाषा पर। तो वो नोट पॉइंट क्या है, देखो, इससे पहले वाली जो क्लास थी वो पृष्ठ तनाव की थी, और उससे भी पहले वाली जो क्लास थी उस क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था बर्नौली की प्रमेय, दाब से संबंधित बर्नौली की प्रमेय। ये पहले वाली जो, इससे पहले वाली क्लास है, उससे भी पहले वाली जो क्लास थी उसमें मैंने पढ़ाया था बर्नौली की प्रमेय। तो बर्नौली की प्रमेय पढ़ाने के दौरान मैंने बताया था कि सर बर्नौली की प्रमेय से एक इक्वेशन मैंने निकाला था, एक इक्वेशन निकाल के लाया था, और उसी इक्वेशन के आधार पर मैंने सब कुछ, जितने भी उदाहरण आपको बताए थे, सभी उदाहरण को उसी इक्वेशन से मैंने सेटिस्फाई करा दिया था। तो अब हम, तो अगर आपको बर्नौली की प्रमेय को डिटेल में समझना है तो वो वीडियो जाकर आप देख सकते हो। लेकिन अगर हमें केवल श्यानता समझनी है तो थोड़ी जानकारी बर्नौली की प्रमेय होनी चाहिए, बर्नौली की प्रमेय के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो मैं केवल उतनी जानकारी दे रहा हूँ अभी प्रमेय की जितना श्यानता के लिए काफ़ी है, और अगर आपको डिटेल में समझना है तो वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। तो देखो, हमने देखा था कि सर बर्नौली की प्रमेय के द्वारा हम एक इक्वेशन निकाल के लाए थे कि दाब समानुपाती 1/चाल, यही तो निकाल के लाए थे। चाल मतलब बेग था, बेग या फिर चाल बोलो, चाल बोल दो, चलो हम जानते हैं सर बेग, या फिर हम यहाँ चाल बोल दे रहे हैं, तो हमने बोल दिया सर चाल, या हम इसी को बेग भी बोल देते हैं क्योंकि डायरेक्शन होती है। ये हो गया, हमने जो बर्नौली की प्रमेय आपको पढ़ाई थी, बर्नौली की प्रमेय से ये फॉर्मूला निकाल के लाए थे, और इसी पर आधारित हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको दिए थे। तो ये जो दाब का ये फॉर्मूला है कि सर दाब समानुपाती 1/चाल, या फिर इसको बोलते हैं बेग। बेग का जस्ट उल्टा होता है दाब, मतलब जैसे जैसे दाब बढ़ाएंगे तो सर चाल कम हो जाएगी। जैसे मान लो दाब बढ़ाएंगे, बढ़ाया तो ये कम हो जाएगी, और दाब को कम करेंगे तो ये बढ़ जाएगी, उल्टा संबंध होता है। ये हमने बताया था बर्नौली की प्रमेय में, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स बताए थे। अब हम यहाँ समझ, देखो एक एग्जाम्पल से और समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, ठीक है भाई, इस व्यक्ति के ऊपर मैंने 1 किलोग्राम
1 किलोग्राम का कोई बोझ, 1 किलोग्राम की मान लो रुई है, रुई, ये मान लो एक सामान है, इसमें रुई भरी हुई है, इस व्यक्ति ने ऐसे पकड़ लिया है और मान लीजिए इधर जा रहा है। हमने सोचा कि सर ये जो व्यक्ति है इसके सिर पर एक बोझ है, वो बोझ है सर 1 किलोग्राम रुई, कॉटन है। तो हमने कहा भाई दौड़ जाओ, दौड़ जाएगा, इसकी जितनी भी स्पीड होगी उतनी स्पीड से दौड़ जाएगा। तो अगर हमने माना कि सर 1 किलोग्राम रुई है तो ये दौड़ गया मान लीजिए कि 10 मीटर पर सेकेंड, और इतनी तेज नहीं दौड़ सकता, ये उदाहरण के तौर पर मैं मान रहा हूँ कि मान लो कि 1 किलोग्राम का वजन इसके ऊपर रखा है तो सर 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से भाग गया ये। अगर हमने वजन इसके ऊपर बढ़ाया, हमने कहा कि सर ऐसा करो 2 किलोग्राम ले जाओ, 2 नहीं 5 करते हैं, 5 किलोग्राम, हमने इसके ऊपर 5 किलोग्राम का वजन रख दिया या 5 किलोग्राम का बाट पकड़ा दिया, लो भाई साहब ये पकड़ो और जाओ दौड़ो। तो क्या ये इतनी चाल से भाग सकता है? नहीं, क्योंकि इसके ऊपर वजन आ जाएगा। तो अब इसकी चाल जो होगी इससे तो कम होगी, इससे कम कर लेते हैं, चलो मतलब 8 मीटर पर सेकेंड के वेग से दौड़ गया। मान लीजिए कि सर जैसे ही हमने यहाँ पर द्रव्यमान बढ़ाया, सर इसके ऊपर वजन बढ़ाया, तो सर इसकी चाल घट गई। अब अगर हम बोलते हैं कि एक काम करो, आप 20 किलोग्राम की गेहूं की बोरी है, गेहूं की बोरी है जिसमें 20 किलोग्राम हमने गेहूं भरा है, हमने सिर पे रख दिया, हमने कहा लो भाई साहब आप दौड़ो, और अब दौड़ेगा तो इस बात की गारंटी अब और चाल घट जाएगी। हम मानते हैं कि सर मान लो 5 मीटर पर सेकेंड है, और अगर हमने इसके ऊपर सर 30 किलोग्राम की बोरी रख दी तो और घट जाएगी, मान लो 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। तो कुल मिलाकर ये हम यहाँ से क्या समझे कि सर जैसे जैसे इस व्यक्ति के ऊपर दाब बढ़ाते जाते हैं, इस व्यक्ति के ऊपर जो बोझ है ना इसका दाब बढ़ता जाता है, जैसे जैसे दाब बढ़ता जाता है वैसे वैसे सर इसकी चाल देखो घट रही है। तुम खुद सोच सकते हो कि सर मैं ज़्यादा वजन लेकर दौड़ूंगा तो धीमे धीमे दौड़ पाऊंगा, हल्का होगा सर वजन तो तेजी से दौड़ जाऊंगा। तो ये मैंने एक छोटे से एग्जांपल से इसको समझाया है कि ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का मतलब ये होता है कि जिस दाब बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा तो सर चाल कम हो जाएगी, और दाब कम होगा तो चाल बढ़ जाएगी। ये हमने बात बताई थी आपको बर्नौली की प्रमेय में। तो हम यहाँ से ये समझ में आ गया कि तो यहाँ एक बात लिख सकते हैं यहाँ कि दाब, दाब बढ़ने पर चाल कम होती है, कम हो जाती है। हमें ये समझ में आ गया कि सर जैसे जैसे दाब बढ़ जाएगा, किसी के ऊपर दाब बढ़ जाएगा तो चाल कम हो जाएगी। हम इतना अगर जानते हैं, एक नोट पॉइंट ये जानते हैं कि कोई लिक्विड है कि परतों के रूप में प्रवाहित होगा, दूसरा कि सर दाब बढ़ने पर चाल घट जाती है, और ये है नोट पॉइंट। अगर इन दोनों को जानते हैं तो अब हम समझेंगे सर श्यानता क्या होती है। लेकिन श्यानता को समझने से पहले हम यहाँ एक एग्जाम्पल आपको बताएंगे, यहाँ पर एक चित्र बनाएंगे, उस डायग्राम में हम आपको समझाएंगे कि सर उसी से हम श्यानता निकाल के लाएंगे, उसी से हम श्यान बल निकाल के लाएंगे, और उसी में हम एक परिभाषा पढ़ेंगे सर वेग प्रवणता। तो पहले हम यहाँ डायग्राम बनाते हैं, उस डायग्राम की सहायता से मैं कुछ समझाने का प्रयास करूंगा आपको। तो यहाँ पर पहले आप ये देखो एग्जाम्पल, एक मान लीजिए ये हमारे पास एक, मैं यहाँ पर एक चित्र दिखा रहा हूँ, आप समझ जाना कि किसका चित्र है, बताना मुझे किसका चित्र हो सकता है। ये है ये चित्र, आप में से ये बताओ ये चित्र किस चीज का हो सकता है। ये सर एक नदी का चित्र है। तुम कहोगे सर ये अजीब नदी है, ये कैसी नदी है, हमको तो नदी नजर नहीं आ रही। जरा इमेजिन करो, सोच के देखो, ये जो है ना, ये थोड़ा सा इसको बड़ा बनाता हूँ, ये है ना ये वाला हिस्सा, थोड़ा इसको बड़ा बनाते हैं। अभी तुम्हें नजर नहीं आएगी, लेकिन अभी देखो हम नजर दिलवाएंगे आपको कि ये नदी है। ये क्या है भाई, ये एक नदी है। तुम कहोगे सर ये कैसी नदी है, ये समझ में नहीं आ रहा सर, नदी ऐसी तो नदी कभी नहीं देखी। देखो ये नदी ऐसे बह रही है, ऐसी इस तरह से आ रही है आगे सामने की तरफ, ये नदी आगे की तरफ आ रही है, और पीछे से आ रही है, और ये आगे की तरफ आ रही है। और ये क्या है सर, ये इसके तट हैं, ये इसके नदी के तट हैं, ये इसका तट है, ये इसका तट है, और नदी इस तरह से आगे की तरफ आ रही है। तो मैंने नदी का जो क्रॉस सेक्शन एरिया दिखाया है, मतलब नदी इस तरह बह रही है, मतलब ये नदी बह रही है तो मैंने इसको ऐसे काट के सामने से देख रहा हूँ, ठीक है भाई। तो ये नदी का क्रॉस सेक्शन एरिया है, यहाँ से नदी इस तरह से आगे की तरफ आ रही है, इमेजिन करके देखो। अब ये जो है ये नदी का क्या हो सकता है, ये, और ये वाला जो है पृष्ठ, ये वाला ये क्या हो सकता है। तो ये जो है ऊपर वाला,
जो नदी का ऊपर वाली सतह है सर, इसको बोलते हैं तल, नदी का तल, इसको बोलते हैं तल। और ये जो है सर, गहराई में जैसे ही जाएंगे तो सर जमीन आएगी नीचे, तो नदी के अंदर जो गहराई में जमीन आती है सर, उस जमीन को क्या बोलते हैं? इस जमीन को बोलते हैं तली, तली। तो देखो, तल और तली में अंतर जरा समझो। तली की अगर मैं बात करूंगा तो इसका मतलब नदी में गहराई में चला गया हूं, और जमीन वो नदी के अंदर की जो जमीन है उसकी बात कर रहा हूं। तली का मतलब वो है। और सर तल की बात करूंगा तो सर तल तो होता है ऊपर, जो भी नदी है उसका ऊपरी पृष्ठ है सर, उसको तल बोलते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला समुद्र तल, मैंने एक एग्जाम्पल बताया था आपको पिछली वीडियोज में कि सर वायुमंडलीय दाब सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो हमने बताया था कि सर समुद्र तल पर होता है। तो समुद्र तल का मतलब क्या है? समुद्र अगर मान लीजिए ये है, ये समुद्र है और ये यहाँ पानी है, मतलब पानी, तो समुद्र तल कहाँ पर है? तल का मतलब सर पानी की ऊपरी सतह, वहां की बात कर रहा हूँ। और अगर मैं समुद्र की तली बोलता तो सर समुद्र के अंदर जाते हैं, जमीन की बात करते हैं। तो तल और तली में जरा अंतर समझो। ये सर तल क्या होता है, तली क्या होता है? तो ये तली है और ये तल है, और ये गहराई होगी, फिर ये इसकी गहराई है। अब इस डायग्राम को मैं कन्वर्ट करता हूँ, इस डायग्राम को मैं इस तरह से दिखाता हूँ कि देखो यहाँ पर ये ये मैं मानता हूँ कि सर द्रव है और ये इसकी तली है। ये मान लीजिए ये क्या है, ये वाला है, ये वाला, इसको हम मानेंगे तल, इसको हमने माना है तल। ये तो पानी का तल, पानी इस तरह से प्रवाहित हो रहा है, मैंने सब नहीं दिखाया, तुम दिखाना चाहो तो दिखा सकते हैं भाई, इस तरह से दिखा सकते हैं कि ये पानी प्रवाहित हो रहा है, ये जल प्रवाहित हो रहा है। हमने ये चित्र क्या दिखाया है, इसमें क्या दिखाया है कि सर ये तो नदी का तल है, ऊपर वाला पानी का जो ऊपर वाला पृष्ठ है, और ये सर तली मैंने दिखाई है। हम इसको लिख देंगे सर, ये हमने क्या दिखाया है, ये हमने दिखाई है तली, तली। ये हमने नदी की तली दिखाई है, ये नदी की जली वो तली है। और इसके अंदर जब हम जाएंगे तो ये सब जमीन निकल के आ जाएगी। समझ में आ गया? जैसे जैसे तुम यहाँ नीचे की तरफ आओगे तो गहराई बढ़ेगी। यहाँ से अगर मान लीजिए हम नीचे की तरफ जैसे जैसे आएंगे तो क्या होता है, ये तो सर ऊपर का तल था, जैसे जैसे नीचे की तरफ आएंगे तो गहराई बढ़ेगी, और गहराई जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे दाब में क्या परिवर्तन आता है, दाब जो होता है दाब। और ये जो हमने डॉट डॉट दिखाई है वो हम इस नोट पॉइंट से समझते हैं कि सर ये डॉट डॉट क्या है, ये सर जल की परतें हैं जिनको हमने दिखाया है। और जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी तो सर जैसे जैसे गहराई बढ़ती है तो गहराई के साथ क्या बढ़ता है, दाब बढ़ता है। यहाँ पर कोई व्यक्ति होगा तो उस पर कम दाब होगा, मान लीजिए कि सर यहाँ पर कोई व्यक्ति है तो इस पर कम दाब होगा, यहाँ की अपेक्षा अगर यहाँ व्यक्ति है तो इस पर अधिक दाब होगा, यहाँ है तो उस पर और अधिक दाब होगा, और अगर कोई यहाँ पर है तो उस पर और अधिक दाब होगा, और यहाँ पर है तो उस पर और अधिक दाब होगा। मतलब ये सर पॉइंट मैंने दिखाए हैं। तो जैसे जैसे इन पॉइंट पर नीचे की तरफ बढ़ूंगा तो सर जल द्वारा लगाया गया दाब ज्यादा होगा। हम मानते हैं कि सर इस वाले का दाब जितना भी होगा उससे ज्यादा इसका होगा, इससे ज्यादा इसका होगा, इससे ज्यादा ये दाब महसूस कर रहा होगा, और इससे भी ज्यादा ये दाब महसूस कर रहा होगा। अब हमने इसको आपको बताया है, अब यहाँ से समझना दाब और चाल में क्या संबंध है। सर दाब ज्यादा होगा तो चाल कम होगी, दाब ज्यादा होगा तो चाल कम होगी। तो सर दाब यहाँ कम है, यहाँ पर कम है, तो सर इसकी जो परत की चाल होगी वो परत की चाल हम उदाहरण के तौर पर मानते हैं कि सर ये जो दाब यहाँ पर कम होगा तो इसकी परत की चाल हम मानते हैं कि सर ये 12 मीटर पर सेकंड है। हमने मान लिया कि सर जल की ये वाली सतह है, यहाँ पर दाब अभी कम है, दाब कम है, तो चाल हमने उदाहरण के तौर पर मान ली कि सर 12 मीटर पर सेकंड है। जैसे इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट पर आएंगे तो इसकी चाल कम हो जाएगी, क्यों? क्योंकि सर दाब बढ़ जाएगा, दाब बढ़ जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ से जैसे ही यहाँ पर आए तो ये मान लीजिए ये हो गई 9 मीटर पर सेकंड हो गई, 9 मीटर पर सेकंड हो गई, घट गई चाल। क्यों? क्योंकि सर जैसे नीचे आएंगे तो दाब बढ़ जाएगा, और दाब बढ़ जाएगा तो जो परत की चाल होगी वो कम हो जाएगी। अगर हम इस वाले पर आएंगे तो सर चाल और घट जाएगी। मान लीजिए सर यहाँ पर आए तो चाल 6 मीटर पर सेकंड ही रह गई। सर यहाँ आए अगर हम यहाँ पर तो इसकी चाल और घट गई, अब मानते हैं 3 मीटर पर सेकंड रह गई। और अगर इस वाले पॉइंट पर आए सर, इस वाले पॉइंट पर, तो सर मान लीजिए कि इसकी चाल मान लो 1 मीटर पर सेकंड। और अगर यहाँ तली में ही आ गई, तली में ही अगर आ गए
तो शून्य हो सकती है, शून्य हो सकती है। तो हमें समझ में आया है कि सर देखो, जैसे जैसे हम नीचे आएंगे तो दाब बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा तो सर परतों के ऊपर दाब बढ़ेगा तो परतों की चाल कम हो जाएगी। तो ये हमने चित्र दिखाया है, सबसे ज्यादा चाल यहाँ पर है। थोड़ा नीचे आएंगे तो चाल घट जाएगी, थोड़ा और नीचे आएंगे तो परत की चाल घट जाएगी, थोड़ा और नीचे आएंगे तो परत की फिर चाल घट जाएगी, और सर नीचे ही तली में ही बिल्कुल आ जाएंगे तो यहाँ पर सर शून्य हो सकती है, चाल बिल्कुल पानी ठहरा ठहरा हुआ हो। देखो यही कारण है जब मैं बोलता हूँ कि गहराई का जल जो है वो शांत रहता है। जो जल जितना ज्यादा गहरा होता है वह उतना ही ज्यादा शांत होगा। तुम देख लो ना, गहराई के साथ जैसे जैसे जाते हो तो परतों की चाल क्या हो रही है, कम हो रही है, और जितना ज्यादा गहराई में चले जाएंगे वहां उतना ही शांत होता है। अगर आपको सुनामी देखी होगी तो सुनामी जब भी आती है तो समुद्र की ऊपरी सतह पर जो ऊपर के तल होते हैं उन्हीं में आती है, तो नीचे का समुद्र बिल्कुल स्थिर रहता है। नीचे के समुद्र के पानी में किसी प्रकार की सुनामी नहीं आती है, क्योंकि जितना गहरा जल होगा तो गहरा जल शांत होता है, और जो छिछला जल होता है, छिछला मतलब बहुत कम गहराई वाला, वह अशांत होता है, वो ज्यादा मतलब हिलता डुलता है। तो हमें यहाँ समझ में आया सर, जैसे जैसे गहराई बढ़ी तो परतों की चाल घटी, परतों की चाल घटी, जो हमने इस चित्र द्वारा समझ लिया ये है। अब यहाँ से हम एक बात निकाल सकते हैं। पहली बात ये निकाल सकते हैं कि सर गहराई में जाने पर, गहराई में जाने पर जो जल की चाल है वो कम होती है, या हम ऐसे बोल सकते हैं सर गहराई वाला जल स्थिर रहता है, अधिक गहराई वाला जल स्थिर रहता है, और कम गहराई वाला जल स्थिर नहीं रहता है, वो गतिमान हो सकता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि गहराई में, गहराई में जल शांत शांत रहता है। तो हमें समझ में आया कि सर जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे, जितना हम गहराई में जाएंगे सर उसका जल उतना ही ज्यादा शांत होगा। तो आपने सुना होगा कि सर कोई जल जितना ज्यादा गहरा होता है सर उतना ही अधिक वो शांत रहता है। देखो यहाँ से हम एक एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि सर समुद्र की लहरें होती हैं, समुद्र की जो लहरें होती है, मान लो सुनामी आती है, तो सुनामी में होता क्या है कि जो नीचे की वो धारा होती है वो तो सर पीछे रह जाती है। मान लीजिए अगर सुनामी आती है तो सुनामी में जो नीचे की धारा इस तरह से होती है, ये अगर पानी आता है तो इस तरह से आगे आता है, इस तरह अगर ये जल है तो सुनामी अगर आएगी इतनी ऊंचाई में तो वो इस तरह से आती है। देखा होगा कि चित्र में कि सर सुनामी जब भी आती है तो सर नीचे का पानी तो पीछे की तरफ रहता है, लेकिन आगे का पानी आगे आता है, ज्यादा आगे आ जाता है। ऐसा क्यों होता है सर? वो ऐसा इसीलिए होता है, देखो नीचे का जो जल होता है वो तो सर गति उसकी कम होती है, लेकिन ऊपर के जल की गति ज्यादा होती है, इसीलिए जब सुनामी आती है तो सर ऊपर का पानी पहले आता है और नीचे का पानी अंदर की तरफ होता है। तो ये इसके पीछे क्या लॉजिक है सर? यही तो लॉजिक है। जैसे जैसे दाब, अगर तुम कहोगे सर यहाँ पर कौन सा नियम लगा है, तो हम नियम बताएंगे कि सर देखो दाब नीचे बढ़ता है, जैसे जैसे नीचे होता है तो दाब बढ़ता है, दाब बढ़ने के साथ इसका वेग कम होगा, इसका वेग ज्यादा होगा, तो ऊपर का पानी पहले आएगा, नीचे का बाद में आ पाता है। और ये घटना किससे हमने निकाली थी? ये वाला फॉर्मूला इसी पर डिपेंडेंट ये घटना है, और ये फॉर्मूला किससे निकाला था? बर्नौली प्रमेय से। तो हम बोल सकते हैं कि सर ये जो सुनामी है, सुनामी का ऊपर की जो धाराएं होती हैं वो पहले आ जाती हैं, नीचे की धारा देर से आती हैं, या नीचे धसा हुआ रहता है सुनामी। क्यों होता है सर? ये भी कहीं ना कहीं इसी फॉर्मूले पर डिपेंडेंट है। तो हम बोल सकते हैं कि सर ये भी बर्नौली प्रमेय का ही एक एग्जाम्पल हो सकता है, ये बर्नौली प्रमेय का एग्जाम्पल। तो हमें समझ में आएगा सर जैसे गहराई में जाएंगे तो यहाँ पर दाब बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा तो सर चाल कम हो जाएगी, चाल कम हो जाएगी, इसीलिए सुनामी का ऊपर का सिरा पहले आता है और नीचे का बाद में आता है। तो ये हमें समझ में आ गया। अगला हम बात करते हैं सर, यहाँ पर एक शब्द और आएगा सर, वेग प्रवणता। वेग प्रवणता और आएगी सर, वेग प्रवणता को समझ लेते हैं। वेग वेग प्रवणता, देखो इसको बोलते हैं वेलोसिटी, VELOSITY, ग्रेडियंट, GRADIENT, वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब आप ये कहोगे सर ये क्यों बता रहे हो? ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसका अभी इस्तेमाल होगा। कब इस्तेमाल होगा सर? इसका हम इस्तेमाल करेंगे जब हम श्यानता की परिभाषा बताने के बाद श्यान बल का फॉर्मूला निकालेंगे, तो इस वेग प्रवणता की जानकारी दी जाएगी। तो हम वेग प्रवणता अभी समझ लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे सर इसकी परिभाषा क्या है और श्यान बल क्या होता है। तो देखो वेग प्रवणता क्या होता है? वेग प्रवणता का मतलब है जैसे जैसे हम गहराई में बढ़ते हैं तो वेग में कमी आती है, ठीक है, और नीचे आते हैं तो गहराई बढ़ती है। तो गहराई के सापेक्ष जैसे जैसे गहराई में आएंगे तो वेग कम होगा, तो जैसे जैसे गहराई बढ़ती है तो वेग कम होता है। तो हम यहीं से परिभाषा निकालेंगे सर, गहराई के सापेक्ष वेग में कमी को, गहराई के सापेक्ष वेग में कमी को वेग प्रवणता कहते हैं। तो हम यह फॉर्मूला भी लिखेंगे और परिभाषा, तो हम लिख देंगे कि वेग गहराई के सापेक्ष, गहराई के
सापेक्ष, गहराई के सापेक्ष वेग में कमी को वेग प्रवणता कहते हैं। वेग प्रवणता कहते हैं। वेग प्रवणता कहते हैं। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि वेग प्रवणता होता है dv/dh। अब देखो मैंने गहराई को h से रिप्रेजेंट किया है। कोई इस गहराई को y से रिप्रेजेंट करता है तो dy लिख देता है, कोई x से रिप्रेजेंट करेगा तो dx लिख देगा। d का मतलब है डिफरेंस, मुझे डिफरेंस रखना है। वेग में कितना परिवर्तन आया वो ऊपर रखो, कितनी कमी आई वो ऊपर रखो। hi में कितना, जो h है, h वो ऊंचाई है, वो ऊंचाई में हमने कितना परिवर्तन किया है। मतलब यहाँ 0 थी ऊंचाई, और जैसे गहराई जो गहराई है वो यहाँ 0 थी, जैसे जैसे नीचे बढ़ेंगे तो बढ़ेगी। तो वो कितनी बड़ी है, जितनी बड़ी है वो यहाँ रखते हैं। अब देखो कमी के भी आपने देखा होगा कि जो डी है ना, इसको डेल्टा से दिखाते हैं, डेल्टा v/डेल्टा h। अगर आपको कहीं डेल्टा दिख जाए तो सर डेल्टा का भी मतलब परिवर्तन होता है, डिफरेंस। तो इसमें आप टेंशन मत लेना कि सर डेल्टा लिखा है कि डी लिखा है, हम अभी डी लेकर चल रहे हैं। तो ये तो हो गया वेग प्रवणता। वेग प्रवणता का मतलब क्या है? गहराई के सापेक्ष सर वेग में कमी को वेग प्रवणता कहते हैं। अब यहाँ से हम समझते हैं परिभाषा सर इसकी श्यानता की, यहाँ लिख देते हैं। चलो श्यानता। एक काम करो, आप एक काम करिए, यहाँ नहीं लिखते, इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम समझते हैं कि सर श्यानता क्या होती है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलिए। तो चलिए अब हम समझते हैं सर श्यानता की परिभाषा क्या है, आखिरकार क्या परिभाषा है। देखो हम ये जानते हैं कि जब भी कोई द्रव प्रवाहित होगा तो वो हमेशा परतों के रूप में प्रवाहित होता है। तो हम यहाँ श्यानता की परिभाषा लिखेंगे तो क्या बताएंगे कि जब कोई द्रव प्रवाहित होता है तो वह परतों के रूप में प्रवाहित होता है। मान लीजिए कोई द्रव है तो वो परतों के रूप में प्रवाहित होगा। जब दो परतों के मध्य में देखेंगे तो सापेक्षिक गति होगी। एक परत देखो इसकी चाल ज्यादा है और इसकी चाल कम है, तो फिर इनमें रिलेटिव वेलोसिटी होगी। देखो रिलेटिव वेलोसिटी कब होती है? जब एक की चाल अलग हो, इसकी अलग हो, दोनों की अलग है तो रिलेटिव चाल है। और जब दोनों ही समान चाल से बढ़े तो रिलेटिव चाल नहीं है। सापेक्षिक गति कब होती है? जब इसकी चाल अलग है और इसकी चाल अलग है तो रिलेटिव वेलोसिटी होगी। तो वही मैंने कहा कि जब कोई द्रव प्रवाहित होता है तो परतों के मध्य में एक सापेक्षिक गति होती है। सापेक्षिक गति होने के कारण उन परतों के मध्य में एक विरोधी बल उत्पन्न हो जाता है, जो वह इनकी सापेक्षिक गति का विरोध करता है। तब उस बल को श्यान बल कहते हैं। और ये जो रोकने और वो बल क्या करता है? इनकी सापेक्षिक गति को रोकने का प्रयास करता है। तो हमें समझेगा जो बल है वो श्यान बल है और यह बल इनकी सापेक्षिक गति को रोकने का प्रयास करता है। तो ये जो रोकने की क्रिया है या ये रोकने का गुण है सर, इसी को श्यानता कहते हैं। तो चलिए हम परिभाषा लिखते हैं, आप हमारे साथ पहले लिखो, उसके बाद हमें और इसको मतलब फॉर्मूले की सहायता से समझेंगे। तो पहले परिभाषा लिखो। हम यहाँ से परिभाषा लिखते हैं कि जब कोई द्रव प्रवाहित होता है तो परतों के मध्य ये परतों कौन सी परतें? द्रव की परतों। तो परतों के मध्य सापेक्षिक गति के कारण एक विरोधी बल उत्पन्न हो जाता है, जो सापेक्षिक गति को रोकता है। तब ऐसे बल को श्यान बल विस्कस फोर्स बोलते हैं, श्यान बल कहते हैं। तथा इस गुण कौन सा है? रोकने का। जो गति हो रही है उनकी गति को रोकने का, ये वाला गुण। तथा इस गुण को श्यानता कहते हैं। तो हमें श्यानता और श्यान बल का सर मतलब समझ में आया है क्या है कि अगर कोई द्रव है प्रवाहित हो रहा है तो सर परतों के रूप में प्रवाहित होगा। परतों के मध्य में
एक सापेक्ष गति हो रही है, तो सापेक्ष गति होने के कारण घर्षण, लिक्विड का फ्रिक्शन लगता है, इसको लिक्विड फ्रिक्शन बोलते हैं। तो लिक्विड का फ्रिक्शन लग रहा है, तो फ्रिक्शन के कारण उनकी गति रोकने का प्रयास होगा। तो जो बल रोकता है सर, उसी बल को हम बोलते हैं श्यान बल, और ये जो रोकने की क्रिया है या रोकने का गुण है सर, इसको बोलते हैं श्यानता। तो हमें ये समझ में आया। देखो, ये श्यान बल, ये श्यान बल ही है जिसके कारण कोई चलता हुआ द्रव रोकने का प्रयास करता है। जैसे मान लीजिए, एक मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे बाल्टी, बाल्टी में जल को तीव्र घुमाने से कुछ समय बाद जल ठहर जाता है। क्यों? तो इसका आंसर है श्यान बल, या हम इसको श्यानता भी यहाँ लिख सकते हैं कि सर श्यानता। तुम कहोगे सर कैसे? जैसे मान लो एक बाल्टी है, पानी है, उसमें हमने बहुत तीव्र गति से घुमा दिया। अब घुमाने के बाद वो पानी घूमना स्टार्ट हो जाएगा, और हमें मालूम है सर जल घूम रहा है, तो कहीं ना कहीं उनकी परतों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी हो रही होगी, सापेक्ष गति हो रही होगी। और सापेक्ष गति के कारण होगा क्या? सापेक्ष गति के कारण वो लगातार उसको रोकने का प्रयास करेगा, फिर एक समय ऐसा आएगा जब वो पानी ठहर जाएगा। तो ये क्यों हो रहा है सर? श्यानता के कारण या फिर श्यान बल के कारण ऐसा हो रहा है। तो ये हमें समझ में आएगा सर, ये श्यानता है, श्यान बल है। अब हम यहाँ से समझते हैं कि सर फॉर्मूला क्या होता है, श्यान बल का फॉर्मूला क्या है। तो ये जो श्यान बल लग रहा है, ये किस किस चीज पर डिपेंड करता है? ये चीज दो चीजों पर डिपेंड करता है। पहला डिपेंड करता है सर वेग प्रवणता पर, पहला डिपेंड करेगा सर वेग प्रवणता पर। वेग प्रवणता के समानुपाती होता है। तो जितना, देखो, वेग प्रवणता के समानुपाती है, वेग प्रवणता घटेगी तो श्यान बल कम होगा, वेग प्रवणता बढ़ेगी तो श्यान बल बढ़ेगा। तो वेग प्रवणता के समानुपाती होता है। तो हम अब देखो फॉर्मूला निकालने का प्रयास करेंगे, तो फिर यहाँ लिखते हैं सर, हम यहाँ लिखेंगे एक नोट पॉइंट कि श्यान बल वेग प्रवणता के समानुपाती होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे श्यान बल है एफ वी फॉर विस्कस, ये हम वी फॉर विस्कस, एफ मतलब फोर्स, विस्कस फोर्स है श्यान बल, ये समानुपाती होगा dv अपॉन dh। इसका एक इक्वेशन ये है। दूसरा, ये जो श्यान बल है, ये लग रहा है परतों के मध्य में, ये परतों का जो स्पर्श एरिया है सर, उस एरिया पर भी निर्भर करता है, उसके समानुपाती होता है। जैसे मान लीजिए एक द्रव की ये परत है और एक द्रव की ये परत है, इनका एरिया इतना है, तो अब इतना एरिया है, कम एरिया है, तो अपने आराम से जो बल लगेगा वो लगेगा। लेकिन सर एरिया बढ़ाऊंगा, अगर हम यहाँ पर एरिया को बढ़ाऊंगा, इस तरह से करूंगा, बढ़ा दूंगा एरिया, तो सर विस्कस फोर्स क्या होगा? विस्कस फोर्स भी बढ़ जाएगा। जैसे मान लो, तुम इससे नहीं समझ पाओगे, जैसे एक मान लो पतली सी नाली हमने बनाई, पतली सी नाली, इतनी पतली नाली है, उसमें पानी प्रवाहित करेंगे तो पानी की गति जो होगी तीव्र होगी। अगर हम वहीं पर नाली को थोड़ा बड़ा कर देंगे तो पानी की गति क्या हो जाएगी? धीमे। क्यों? क्योंकि सर एरिया बढ़ने के कारण विस्कस फोर्स बढ़ गया होगा, तो उसने गति को रोक लिया होगा। देखो गांव में जो पानी लगाते हैं, भरा देगा, भरा क्या बोलते हैं? जैसे खेत में पानी लेकर जाते हैं तो भरा होता है, वो अगर जितना ज्यादा पतला है तो सर पानी उतनी तीव्र गति से भागेगा। पतला है मतलब एरिया कम है, एरिया कम है तो गति ज्यादा है, और जैसे सर एरिया बढ़ाएंगे, उस भरा का एरिया बढ़ा देंगे, तो गति पानी की स्लो हो जाएगी। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि जो श्यान बल है वो एरिया पर डिपेंड करता है। एरिया कम है तो सर श्यान बल कम होगा, एरिया ज्यादा है तो श्यान बल ज्यादा होगा। श्यान बल ज्यादा है तो पानी को रोक लेगा, और श्यान बल कम है तो पानी को रोक नहीं पाएगा, तीव्र गति से भागेगा। वही मैं कह रहा हूँ। तो यहाँ लिख देंगे अगला नोट पॉइंट, एक और नोट पॉइंट है कि श्यान बल द्रव की परतों के पृष्ठ क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। तो हम कहेंगे सर एफ वी समानुपाती ए, एक समीकरण ये निकल गया है। तो हमें समझ में आया कि एफ वी समानुपाती ए होता है, तो ये समझ में आ गया। अब अगर इन दोनों समीकरणों को मिलाएंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा हमारे पास? तो एफ वी समानुपाती का साइन यहाँ पर ए और डी वी अपॉन डी एच। अगर हम जानते हैं कि सर फिजिक्स में अगर कोई कांस्टेंट का, देखो ये जो कांस्टेंट का प्रतीक है,
अगर इसको हम हटाएंगे, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, तो सर इसके बदले का कोई कांस्टेंट चिपकाना पड़ेगा। तो यहाँ एक कांस्टेंट चिपकाएंगे तो यहाँ कौन सा कांस्टेंट आता है, एफ वी बराबर माइनस का ये ईटा, इसको पढ़ते हैं ईटा, ए डी वी अपॉन डी एच। ये फॉर्मूला हमारे पास निकल के आया, ये वाला। तुम कहोगे सर ये माइनस का चिन्ह क्यों लगा दिया है, ये तो चलो मान लो कोई कांस्टेंट है, ईटा है, ईटा इसको बोलते हैं, कांस्टेंट है, ये माइनस का चिन्ह क्यों लगाया है? सर माइनस का चिन्ह मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि ये जो बल है ना, ये विरोधी बल है, ये विरोध करता है, गति का विरोध कर रहा है, इसलिए मैंने माइनस चिन्ह लगाया है। अब आप ये कहोगे सर यहाँ ईटा, ये तो क्षेत्रफल हो गया, ये ईटा क्या है? ईटा है श्यानता गुणांक। तो हम यहाँ कहेंगे जहां जहां ईटा, ईटा की क्या है? श्यानता, श्यानता गुणांक। तो अब हम समझते हैं कि सर श्यानता गुणांक होता है, इसका मात्रक क्या होता है। देखो मात्रक के लिए क्या करना पड़ेगा कि थोड़ा सा जगह कम पड़ेगी, तो मैं थोड़ा इसको मिटाऊंगा। आप एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में आपका इसको जो श्यानता गुणांक का मात्रक होता है उसको हम समझाते हैं। चलो स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम समझते हैं कि श्यानता गुणांक का मात्रक क्या होता है। देखिए ये हमारा फॉर्मूला है श्यान बल का। श्यान बल का फॉर्मूला होता है माइनस ईटा ए डी वी अपॉन डी टी। ये होता है वेग प्रवणता, ये क्षेत्रफल है, और ये ईटा श्यानता गुणांक है। सर अगर श्यानता गुणांक का मात्रक निकालें तो पहले हम श्यानता गुणांक की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं। देखो अगर ये यहीं रखेंगे तो ये और ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो ये दोनों इसके डिवाइड में आ जाएंगे और ये ऊपर पहुंच जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में। तो हम अगर ईटा की वैल्यू निकालना चाहें तो डायरेक्ट यहाँ से एफ वी मल्टीप्लाई बाई ये डी एच हो जाएगा, और अपॉन में ए और डी वी हो जाएगा, ए और डी वी। अगर हम इसका मात्रक निकालें, सर इसका मात्रक क्या होगा, तो हम यहाँ से मात्रक समझ सकते हैं। मात्रक बराबर है एफ मतलब बल है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। सर डी एच ये एक तरह से गहराई है, गहराई मतलब दूरी होगी, तो दूरी का मात्रक मीटर होता है, मीटर अपॉन ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है मल्टीप्लाई बाय ये वेग है, मतलब वेग परिवर्तन है तो या वेग में कमी है तो वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर अपॉन सेकेंड। तो मीटर अपॉन सेकेंड, तो इस मीटर ने इस मीटर को काट दिया, ये जो सेकेंड है ये ऊपर चला जाएगा, तो ये बनेगा न्यूटन इंटू सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर। ये है हमारे पास सर इसका मात्रक एम के एस में, एम के एस। इसी फॉर्मूले का एक और नाम है, इसी फॉर्मूले का एक और नाम है, देखो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। अगर आपने दाब की परिभाषा देखी होगी तो दाब का फॉर्मूला परिभाषा क्या थी कि सर बल बट्टे क्षेत्रफल, तो इसका मतलब न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर ये पास्कल होता है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि सर पास्कल इंटू सेकेंड, पास्कल इंटू सेकेंड भी इस श्यानता गुणांक जो ईटा है इसका मात्रक होता है। अगर हम बात करें सर सीजीएस में इसका मात्रक क्या होगा, सीजीएस में, तो सीजीएस में देखो न्यूटन का डाइन हो जाएगा डी वाई यानी डाइन इंटू सेकेंड का सेकेंड ही रहेगा अपॉन ये मीटर है इसको सेंटीमीटर स्क्वायर बना देंगे। अब हम बात करेंगे सर ये हो गया सीजीएस में मात्रक, सीजीएस, और इसी को एक नाम से जानते हैं पॉइज, POISE, पॉइज, पॉइज के नाम से इसको जानते हैं। हम कहेंगे सर ये जो है ये वाला इसको हम पॉइज कहते हैं। तो अगर बात करेंगे सर पॉइज जो है ना, पॉइज वो कितने न्यूटन सेकेंड बट्टे मीटर स्क्वायर के, अच्छा इसको क्या बोलते हैं, इसको पॉइजुली बोलते हैं, POISELLI, पॉइजुली, पॉइजुली, पॉइजुली। तो हमें समझ में आएगा सर ये पॉइज है और ये पॉइजुली है, मतलब इस वाले को MKS वाले का नाम है पॉइजुली और CGS वाले का नाम है पॉइज। तो अब अगर बात करें सर एक पॉइजुली कितने पॉइज के बराबर होती है, तो हम कहेंगे सर एक पॉइजुली बराबर 10 पॉइज, POISE। हम इस वैल्यू को भी याद रखेंगे कि सर श्यानता गुणांक का मात्रक क्या है। तो सर श्यानता गुणांक का जो मात्रक MKS में होता है वो न्यूटन सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर, इसी को पास्कल इंटू सेकेंड कहते हैं, और इसी का एक और नाम है पॉइजुली। अगर हम CGS में बात करें तो डाइन सेकेंड अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसी वाले को पॉइज कहते हैं, पॉइज। तो अब हम समझेंगे सर पॉइजली और पॉइज में क्या डिफरेंस होता है। तो एक पॉइजली बराबर होता है 10 पॉइज, और 10 को हम डेका कहते हैं, तो डेका पॉइज में हम इसको लिख सकते हैं, डेका पॉइज। तो कुल मिलाकर ये हमें सर इसका मात्रक समझ में आया। अगर हम बिमी सूत्र की बात करें सर, बिमी सूत्र आखिरकार
सर ये जो श्यानता गुणांक है ये ईटा, इसका विमी सूत्र क्या होगा? तो देखो यहाँ से विमी सूत्र निकालेंगे। बल का विमी सूत्र क्या होता है? ये हमने डायरेक्ट याद करवाया था, mL/t-2। मैंने कहा था कि बल का डायरेक्ट याद रखा करो। ये सेकंड मतलब समय है, समय का टी हो जाएगा। देखो ये तो ऊपर हो गया, नीचे है मीटर स्क्वायर। मीटर का मतलब होता है सर दूरी, और ये दूरी का मतलब दूरी का होता है एल, एल स्क्वायर ये हो गया। जब इसको सॉल्व करेंगे देखो एल से एक एल कट जाएगा, नीचे एक एल बचेगा, वो ऊपर जाएगा तो उसकी घात हो जाएगी -1। तो एम एल -1, ये टी प्लस का है, ये माइनस का है, तो माइनस वाले में से एक ही घट जाएगा तो -1 बचेगा। तो एम एल -1 टी -1 ये है इसका विमी सूत्र। तो हमें समझ में आया सर जो श्यानता गुणांक है, श्यानता गुणांक का ये मात्रक होता है और इसके कई नाम है। इसके नाम एक ये है, इसका नाम एक ये है। सीजीएस में इसका मात्रक ये है और सीजीएस में इस वाले को हम ट्वाइस के नाम से जानते हैं। तो इतनी जानकारी हमको होनी चाहिए। अब हम यहाँ समझेंगे कि सर ये जो श्यानता गुणांक है किस चीज पर निर्भर करता है। श्यानता गुणांक किस पर डिपेंड करता है? तो श्यानता गुणांक तापमान के समानुपाती होता है। जितना ज्यादा तापमान होगा, नहीं, तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ताप बढ़ाएंगे तो श्यानता गुणांक घट जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं नोट पॉइंट में NOTE, नोट पॉइंट, श्यानता गुणांक, श्यानता गुणांक ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब ताप बढ़ाएंगे तो सर श्यानता गुणांक कम हो जाएगा। टेम्परेचर जैसे मान लीजिए अगर हम कोई देखा होगा कि सर ठंडे सूप की अपेक्षा गर्म सूप ज़्यादा अच्छा लगता है, तो जैसे ही ताप बढ़ाते हैं तो श्यानता गुणांक घट जाता है, और श्यानता गुणांक घटा तो सर पृष्ठ तनाव गिर गया, और पृष्ठ तनाव गिर गया तो सर जीभ पर पूरी पर वो फैलता है, तो हमें आराम से वो स्वाद उसका महसूस होता है। सर पूरी जीभ पर फैलेगा तो स्वाद महसूस होगा। तो एक बात तो हमें ये समझ में आएगी, श्यानता गुणांक डिपेंड करेगा तापमान पर और वो भी उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम अगली बात करें, नोट पॉइंट अगली, कि श्यानता गुणांक एक और चीज पर निर्भर करता है। श्यानता गुणांक निर्भर करता है पदार्थ जो लिक्विड होता है, लिक्विड की प्रकृति पर, कि कितना गाढ़ा है। सर जितना ज्यादा गाढ़ा है श्यानता गुणांक उतना ही ज्यादा होगा। सर जितना ज्यादा पतला है श्यानता गुणांक उतना ही कम होगा। तो हम यहाँ कहेंगे श्यानता गुणांक पदार्थ मतलब यहाँ द्रव की बात चल रही है, द्रव की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। इसका मतलब क्या है? प्रकृति का मतलब है सर उसका गाढ़ापन और या पतलापन। जितना ज्यादा गाढ़ा है उतना ही ज्यादा उसका श्यानता गुणांक होगा, और जितना पतला है सर उतना ही कम श्यानता गुणांक होगा। अब देखो श्यानता गुणांक डिपेंड करता है सीधा श्यान बल पर। अगर हम मानते हैं कि सर एक बर्तन में जल है, एक बर्तन में शहद है, शहद बहुत गाढ़ा होता है, जल बहुत पतला है, दोनों को अगर एक साथ हम मान लीजिए एक दोनों ग्लास हैं, दोनों को समान तिरछा करें, समान रूप से गिराने का प्रयास करें, तो गिरेगा कौन पहले गिरेगा सर जल, क्योंकि वो पतला है, उसका जो श्यानता गुणांक है वो बहुत कम है, तो वो अपने पार्टिकल से जुड़ने की अपेक्षा सर ग्रेविटी उसको खींच लेगी तेज, ग्रेविटी का वो जो बल है वो ज़्यादा तेज पड़ जाएगा, वो ज़्यादा पड़ जाएगा तो वो चला जाएगा। लेकिन अगर शहद को गिराएंगे तो शहद आराम से नहीं, मतलब शहद बहुत जल्दी नहीं गिरता, बहुत आराम से धीरे धीरे गिरता है। क्यों? क्योंकि उसकी श्यानता ज़्यादा होती है। तो हम अगर एग्जाम्पल में लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं जल की अपेक्षा शहद की श्यानता अधिक होती है। जल की अपेक्षा जो शहद होता है उसकी श्यानता अधिक होती है। तो हमें इतना समझ में आ गया सर। तो अब यहाँ से एक और बात है, देखो ये वाला जो है ना, ये वाला तो हम पिछले स्क्रीनशॉट में इसको लिख चुके होंगे, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, यहाँ पर कुछ बात बताऊंगा, तो इसको हम हटा देना, क्योंकि इस वाले का स्क्रीनशॉट नहीं लेना, इसका लेना है तो अभी हम हटेंगे तब लेना इसका स्क्रीनशॉट। तो चलो यहाँ से हमें ये समझ में आया, तो हमने समझ लिया कि सर श्यानता गुणांक क्या होता है और वो किस तरह से निर्भर करता है। अब देखो यहाँ से अब क्या बचा है, एक नोट पॉइंट बचा है, एक नोट पॉइंट बचा हुआ है, एक नोट पॉइंट, इस नोट पॉइंट को हम पढ़ेंगे। देखो
श्यानता गुणांक के बारे में एक नोट पॉइंट बचा हुआ है। देखो, ये श्यानता होती है, अगर मान लो एक परत है, पानी की जो परतें हैं, लिक्विड की परतें, उनके मध्य में जो बल लग रहा है वो है श्यानता बल। लेकिन अगर भविष्य में कभी ऐसा हुआ कि सर पानी के ऊपर अगर एक नाव चल रही है, नाव, तो फिर वहां पर भी श्यानता लगेगी। वहां पर नाव की सतह और जल की सतह के बीच लगेगा। फिर एक अगला कंडीशन कि सर अगर कोई सॉलिड चीज है, वो सर जल के अंदर अंदर है, अंदर चले, तब भी सर श्यानता का बल लगेगा। तो हमें एक यहाँ पर एक एग्जाम्पल बताता हूँ। मेरे पास मान लो तीन कंडीशन है। ये एक व्यक्ति है और इसकी जो वास्तविक चाल है वायु में चाल, इसकी मैं वायु में चाल निकालूं और इसकी मैं जल में चाल, और फिर इसी को मैं शहद में दौड़ा दूं, शहद में चाल। मतलब क्या कहना चाहता हूँ, मतलब ये कहना चाहता हूँ, एक व्यक्ति है, उसको मैं दौड़ाता हूँ। मैंने अगर वायु में दौड़ाया तो वो अपनी स्पीड से दौड़ेगा, लेकिन अगर उससे मैंने कहा कि जाओ पानी के अंदर जाकर पानी के अंदर दौड़ के दिखाओ, तो अपनी स्पीड से नहीं दौड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि सर उसके ऊपर एक बल लगेगा, उसको बोलेंगे श्यान बल। बहुत सारी परतें होंगी जो उसके ऊपर बल लगाएंगे, उसको बोलेंगे श्यान बल। और हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि सर वायु की अपेक्षा ये गाढ़ा है, जल गाढ़ा है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो इसका मतलब सर यहाँ पर श्यान बल बढ़ गया। और अगर जल की भी अपेक्षा, अगर हम शहद में आपको उतार दें और कहें आप दौड़ के दिखाओ, मतलब पूरे डुबा दें, या फिर चलो गर्दन से ऊपर सांस लेने की तो क्षमता रखो, यहाँ से इतना डुबा दें और हम कहें आप दौड़ जाओ शहद में, बहुत मुश्किल पड़ेगा। तो सर यहाँ पर आपकी चाल और घट जाएगी। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे गाढ़ापन बढ़ता है तो श्यानता गुणांक बढ़ता है, और श्यानता गुणांक ज्यादा हुआ तो सर श्यान बल भी ज्यादा लगेगा, हमारे ऊपर विरोध ज्यादा होगा। तो बस हम यही बात लिखने वाले हैं कि घनत्व बढ़ने के साथ ही श्यानता गुणांक बढ़ता है। अर्थात वायु की अपेक्षा जल में दौड़ना कठिन है। तो इतनी हम बात समझ में आ गई। सर वायु की अपेक्षा अगर जल में दौड़ेंगे तो कठिन होगा, क्योंकि सर जल की सभी परतें हमारे ऊपर एक श्यान बल लगाएंगी जो हमें रोकने का प्रयास करेंगे। तो एक बात ये हो गई। अब देखो यहाँ पर एक बात और बची है। यहाँ पर इस चैप्टर, देखो अगर उस बात को मैं यहीं बताऊंगा तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी। देखो वीडियो लंबी हो जाती है तो लोग बहुत देखने में दिक्कत आती है उनको। मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए। इसके बाद क्या बचा हुआ है सर, एक देखो, जैसे मान लो हमारे पास ये है एक नाव, बचा क्या है मैं वो बता रहा हूँ। ये वाली नाव है। अब हम क्या करेंगे कि नाव को पानी के ऊपर चलाएंगे। अभी तक तो हमने ये जो फॉर्मूला पढ़ा था ये श्यान बल का, सर वो लिक्विड की परतों के मध्य ही लग रहा है। अगर हम नाव को चलाएं तो सर नाव की परत और ये जल की परत है, इसकी मध्य एक श्यान बल लगेगा। तो इसके लिए फॉर्मूला तो यही काम कर जाता है, इस वाली कंडीशन के लिए तो यही फॉर्मूला कर जाता है काम। तो हम क्या करेंगे कि इस वाली कंडीशन बताएंगे, यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे और इससे संबंधित न्यूमेरिकल करेंगे। फिर अगर हम कोई सॉलिड चीज को पानी के अंदर ले जाएं, सर ये जल है, पूरा यहाँ तक जल है, इसके अंदर हम इसको ले गए और इसको हमने चलाया। अगर हम सॉलिड चीज को जल के अंदर ले जाएंगे तो सर इसके ऊपर भी एक श्यान बल लगेगा, यहाँ पर भी तो लगेगा श्यान बल। तो सर इस श्यान बल का फॉर्मूला अलग होता है। देखो इस वाले का जो एफ वी है वो तो यही वाला काम कर जाता है, लेकिन इस वाले का अगर एफ वी के लिए फॉर्मूला निकालेंगे कि सर इसका श्यान बल का फॉर्मूला क्या होगा, तो सर ये वाला नहीं होता है। यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा, इसको निकाला था वैज्ञानिक स्टोक ने, तो इसीलिए इनको स्टोक्स का नियम, स्टोक्स लॉ बोलते हैं, या फिर स्टोक्स की प्रमेय। तो हम पढ़ने वाले हैं स्टोक्स की प्रमेय या स्टोक्स का नियम, तो वो हम आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे। तो ये दो बातें बची हैं, इस पर डिपेंडेंट इसका फॉर्मूला प्लस इसका न्यूमेरिकल, इसका फॉर्मूला प्लस इसका न्यूमेरिकल, और उसी के साथ ही साथ सर श्यानता और श्यानता गुणांक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप अगली भी क्लास देखना, तब जाकर ये श्यानता पूरी तरह से खत्म होगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, न तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।